हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताता है। तो वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमें बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। अब हम देख लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। तो कैश फ्लो इज मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब कैश फ्लो में बताता है कैश फ्लो की कैश फ्लो से ही पता चल रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बता रहा है कि कैश का फ्लो मतलब कहाँ इनफ्लो हो रहा है, कहाँ आउटफ्लो हो रहा है, कैश का कहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है। ठीक है, कितना हमारे पास कैश आ रहा है और कितना हमारे पास कैश जा रहा है। हमारे पास का मीन का मतलब है कि बिजनेस के पास कितना कैश आ रहा है और कितना बिजनेस के पास कैश जा रहा है। तो जो भी मूवमेंट होता है कैश का वो हमें बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश इक्विवेलेंट मतलब बहुत सारे लोगों को कैश इक्विवेलेंट में कंफ्यूजन होगी। तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो कैश की फॉर्म पे होते हैं। ठीक है, जो कैश की फॉर्म पे होते हैं, जैसे हमारे शॉर्ट टर्म और वो हाईली क्या होता है लिक्विड इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो कि क्या होता है इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाती है। वो हमारी किस में होती है, कैश इक्विवेलेंट। वो हमारी होती है कैश इक्विवेलेंट में। जैसे एग्जांपल है ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, कैश इन हैंड, बैंक। ठीक है, ये सब क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट के कैश इक्विवेलेंट। सेप्टर क्या है कैश इक्विवेलेंट। अब हम देख लेते हैं कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्यों बनाते हैं। वाई वी नीड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें क्यों नीड है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की। तो क्यों नीड है हमें टू चेक द एक्चुअल कैश और लिक्विडिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस। मतलब हमें क्या है बिजनेस का अगर एक्चुअल कैश लिक्विडिटी चेक करना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा कैश फ्लो। क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है हमारा, जैसे आपको दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का हमने जो नॉर्मल एग्जांपल में जो फॉर्मेट लिया, अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है नेट प्रॉफिट हमारा 5 लाख है। ठीक है, हमारे बिजनेस में हमें जो बिजनेस कोई चीज परचेज करने जाता है, न्यू बिजनेस परचेज करने जाता है, तो उसके बाद अवेलेबल जो फंड है, अभी अवेलेबल जो कैश है जिससे वो क्या करेगा परचेज कर पाएगा, वो कितना है। तो वो हमें कभी भी नेट प्रॉफिट नहीं बताता है। क्योंकि नेट प्रॉफिट क्यों नहीं बताते हैं, बट द एक्चुअल कैश इंटरप्राइजेस इन 3 लाख। ठीक है, कि हमारे पास जो एक्चुअल कैश है 3 लाख। अब वो कैसे उसे देखते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो वो क्यों बना रहे हैं, बिजनेस को क्यों नीड है इसको बनाने की। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जब भी हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग, ठीक है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग से हमें क्या मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है जो हमारे पास क्रेडिट साइड जो हमारी नेट सेल होती है, ऐसा हमारे पास परफॉर्मा होता है जिसमें हमारे पास यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, इधर हमारे क्लोजिंग बैलेंस होता है। ठीक है, नेट परचेज होता है नेट। अब यहाँ पे जो नेट सेल्स है, ठीक है, ये नेट सेल क्या इंडिकेट करती है क्रेडिट प्लस कैश। इसमें क्या होता है सेल्स का भी होता है क्रेडिट का भी अमाउंट होती है। लेकिन जब हमें बिजनेस को रन करने के लिए हमें क्या एक्चुअल जो कैश चाहिए होता है हमें कैश सेल दिखानी होती है। लेकिन ये क्या है, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो किस में होता है एक्रूड बेस में होता है। कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं एक्रूड कॉन्सेप्ट। जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपके पास जो बिजनेस में क्या पैसे आने वाला है उसे भी रिकॉर्ड करे, जो आ चुका है उसे भी रिकॉर्ड करे। मतलब ये फ्यूचर में आने वाली जो ट्रांजेक्शन होती है, जो कैश हमारे पास आना होता है, जो डेटर से हमारे पास पैसा होता है, क्रेडिट सेल को भी क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं। लेकिन जो कैश बेसिस होता है वो क्या होता है एक्रूड कॉन्सेप्ट पर नहीं चलता है। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो ओनली किस बेस में होता है कैश बेसिस में होता है। ये एक्रूड कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है। इसी बेस के लिए हम क्या बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, अगर हमने नेट सेल में क्रेडिट सेल भी ऐड करी तो हमारा जाहिर सी बात हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या होगा इंक्रीज होगा। अगर हमारा नेट प्रॉफिट इंक्रीज होकर दिखा रहा है तो उससे हमारा क्या होगा नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा कंपनी में जो हमारी एक्चुअल जो कैश पोजीशन है वो नहीं पता चल पाती। ठीक है, हमें सिर्फ ये होता है कि कंपनी के पास नेट प्रॉफिट, हमें नहीं पता कि वो अक्रूड है, वो हमें अभी मिली है या नहीं मिली है। ठीक है, नेट प्रॉफिट क्या करते हैं दोनों बेस को दिखाता है कैश एंड अक्रूड बेसिस को। तो इसलिए हम क्या बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अब हमारे पास कैश फ्लो में हमने देखा है कि हमारे पास कैश फ्लो में क्या बोल रहे हैं कि कुछ इनफ्लो है कुछ आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब जो कैश में जो बिजनेस में रिसीव हो रहा है, जो बिजनेस में क्या हो रहा है रिसीव हो रहा है। आउटफ्लो ऑफ कैश का मतलब है जो बिजनेस से जो पैसा क्या हो रहा है जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनफ्लो ऑफ कैश के एग्जाम्पल क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश के एग्जाम्पल क्या है। तो इनफ्लो ऑफ कैश का एग्जाम्पल है कैशेज। अब हमने कोई सेल करी तो उसमें हमारे पास कैश आएगा, तो इनफ्लो हमारे पास बिजनेस में क्या है पैसा आ रहा है तो इनफ्लो हो रहा है।
कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, अब हमने जो ट्रेड रिसीवेबल है उनसे हमारे पास क्या कैश रिसीव्ड है। बेसिकली जो इनफ्लो होता है उसमें सारी चीजें क्या होती है जो हमें रिसीव हो रहा है कैश, ठीक है, चाहे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, हमें डिबेंचर शेयर इशू कर रहे हैं उससे भी हमें कैश रिसीव हो रहा है। तो ये सारी जो भी चीजें बिजनेस में आ रही है वो इनफ्लो ऑफ कैश है। आउटफ्लो का मतलब है जो भी बिजनेस से जो कैश जा रहा है, जैसे हमने कोई मशीनरी परचेज कर ली थी, कैश पे टू ट्रेड रिसीवेबल, हमने अपने क्रेडिटर्स को क्या कर दिया, पेड करें, तो हमसे कैश जा रहा है। पेड फॉर एक्सपेंसेस, हमने एक्सपेंसेस पेड करें। रिडम्पशन प्रेफरेंस एंड डिबेंचर, ठीक है, हमने क्या करें, प्रेफरेंस शेयर वालों को हमने क्या करें, इंटरेस्ट पेड करा है। डिबेंचर्स को हमने इंटरेस्ट पे कर रिडीम करे, तो उसमें क्या रहा, बिजनेस से कैश जा रहा है, तो वो हमारे सारे क्या होते हैं, आउटफ्लो ऑफ कैश। अब हमारे पास जो कैश फ्लो है ना, वो हमारे पास थ्री एक्टिविटीज होती है। कैश फ्लो हमारे पास थ्री टाइप ऑफ एक्टिविटीज होती है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो इन तीनों को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि कैश फ्लो का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असरटेन द सोर्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वही इसका असरटेन करना, ठीक है, कि सोर्स ऑफ फंड कि कितना हमारे पास कैश कहाँ से आ रहा है, कौन से ऑपरेटिंग से आ रहा है, हमारे फाइनेंस से आ रहा है, इन्वेस्टिंग से आ रहा है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग से आ रहा है, कहाँ से हमारे पास किस सोर्स से पैसा आ रहा है, उसी को असरटेन करने का काम कौन करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमें बता दे। टू असरटेन द एप्लीकेशन पेमेंट, हम क्या वही हमारे पास क्या कि हम कहाँ पेमेंट कर रहे हैं, इसमें क्या सोर्स ऑफ मतलब कहाँ से आ रहा है, और एप्लीकेशन पेमेंट कहाँ हम कहाँ क्या कर रहे हैं, आउटफ्लो कर रहे हैं, पेमेंट मतलब आउटफ्लो कहाँ हम क्या करें, कैश को इन्वेस्ट करें। तो ये सारी चीजें क्या कहते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है कैश फ्लो का। अब इसके कुछ अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस, अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए है क्या। यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग प्लानिंग, ठीक है, ये क्या शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए काम करता है, क्योंकि इसके पास ये हमें शॉर्ट टर्म में बताता है कि बिजनेस के पास क्या है, कितना एडिक्वेट कैश है, ठीक है, और कितने जिससे वो क्या अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें कौन बताते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, जो जिसमें हमें बताते हैं कि फाइनेंशियल अगर तुम प्लानिंग कर रहे हो तो ये हमें बताया कि शॉर्ट टर्म पे तुम्हें कितनी नीड है, फ्रॉम में मतलब हमारे पास कितने पैसे की हमें नीड है, कितनी नहीं है, उसको मैनेजमेंट करना पूरा, ये कौन करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सेकंड हमारे पास यूज फॉर प्रिपेयरिंग अ कैश बजट, अब अगर हमें कैश बजट को प्रिपेयर करना है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा कैश फ्लो ये मैनेजमेंट को बताता है कि हमारे पास कितना सरप्लस है, कितना डेफिसिट है, मतलब इस पीरियड में हमारे पास कैश कितना कितना सफिशिएंट है हमारे पास, ठीक है, कितना कमी आ रही है हमारे पास, ठीक है, किस मंथ में हमने ज्यादा रिसीव करा है, किस मंथ में हमारे के एक्सेस पेमेंट हमने ज्यादा पेमेंट करी। तो ये सारा कैश बजट को क्या करते हैं, मेंटेन करता है। तो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में सारी कैश वाली चीजें बताते हैं, तो ये हमें प्रिपेयर हेल्प करते हैं किसमें, कैश बजट को बनाने में। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन विद द कैश बजट, अब ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है कैश बजट में। कैसे, जो हमारा कैश बजट होता है ना, वो हमारे क्या होता है, ईयर को कमेंसमेंट ऑफ ईयर, मतलब जो ईयर होता है ना उसके स्टार्ट होने से पहले हम कैश बजट को बनाते हैं। लेकिन जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो वो एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर हमारा क्या बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है। तो ये हमें बताता है, हमें इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कैश बजट में जो हमने स्टार्ट करा था कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस के टाइम पे, तो हमें कितना कैश बजट लगा था और कितना हम अभी क्या करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना हमारा बना है। तो ठीक है, ये दोनों पे कंपैरिजन करने पे हमें क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट हमें हेल्प असरटेन कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटी सेपरेटली, वही ठीक है, असरटेन करने में हेल्प करते हैं सेपरेटली, मतलब इन्वेस्टिंग में कितना हो, ऑपरेटिंग में कितना हो, फाइनेंसिंग में कितना हो, ये सारे हमें क्या अलग अलग करके बताते हैं सेपरेटली किसमें कितना कैश फ्लो कितना आउटफ्लो है। यूजफुल फॉर आउटसाइडर, अब आउटसाइडर के लिए भी ये यूजफुल है, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, उसको चाहे हमारे इन्वेस्टर हो, डिवेंचर होल्डर हो, बैंकर्स हो या लैंडर्स हो या सप्लायर जो भी हो क्रेडिट में, ठीक है, वो क्या करें, जब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करेंगे तो वो क्या करें, प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है, एनालाइज करके उस एनालाइज के बेस में क्या करते हैं, आउटसाइडर करते हैं प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं। अब इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, अगर कोई भी चीज हमारे पास है, अगर उसकी कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके कुछ प्रोज हैं तो उसके कुछ कॉन्स भी हैं, तो हमारे लिमिटेशंस क्या, इट इज नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी, अब ये सुटेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये लिक्विडिटी को नहीं बताता ये, ठीक है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द पिक्चर ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ द फॉर्म, ठीक है, बिकॉज ये डिपेंड किस में होती है, कैश, ये सिर्फ कैश पे है। जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो वो सिर्फ कैश पर डिपेंड है, लेकिन जो हमारी लिक्विडिटी होती है ना, वो ऑल्सो हमें क्या बताती है कि जो इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, ठीक है, इजिली कन्वर्टेड हो जाते हैं कैश में, उस एसेट्स को भी बताती है जो वो भी हमारे लिक्विडिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। ये नहीं बता पाता कि
जो फर्म्स की जो डेली मीट है, वो जो अब आने वाली पेमेंट है, मतलब एक्यूट कॉन्सेप्ट को नहीं बताता, लेकिन जो हमारा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट हो, लिक्विडिटी के जो हमारे पार्ट है उसमें क्या हम एक्यूट कॉन्सेप्ट को भी लेते हैं, जो क्या बताता है कि जो जल्दी से कन्वर्ट होने वाले हैं, लेकिन हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बताता। पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग, अभी इसमें पॉसिबिलिटी तो होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, कोई भी बिजनेस क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब अपने अपने जो फर्म को ना उसको अच्छा दिखाना, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग का काम होता है कि जो फर्म होती है ना वो अपने आप को अच्छा दिखा रहा है, अपना कैश क्या, अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करे, स्ट्रॉन्ग दिखा रहे, जिससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स होंगे, ठीक है, जो भी हमारे के आउटसाइडर, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो क्या कर पाए, उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। तो इसलिए ये विंडो ड्रेसिंग का काम भी करता है। इट इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजेक्शन। अब ये तो है कि हम ये सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को लेती है, ये क्या करती है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन को नहीं लेते है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट इग्नोर द एक्रूअल कंसेप्ट, अभी हमने पढ़ा था, ये सिर्फ कैश बेसिस कॉन्सेप्ट में ही चलता है, ये एक्रूअल कंसेप्ट को नहीं लेता, ये इग्नोर करते हैं इस चीज को। नॉट सुटेबल फॉर इनकम स्टेटमेंट, ये इनकम स्टेटमेंट के लिए भी सुटेबल नहीं। एंड हिस्टोरिकल इन नेचर, ये किस बेस में होता है, हिस्टोरिकल नेचर, फ्यूचर बेसिस में नहीं होता। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस बेस में होता है, जो हमारे पीछे से चलते आ रहा है, कितना हो, कहते हैं फ्यूचर एस्टिमेशन का काम कैश फ्लो स्टेटमेंट का नहीं होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक्टिविटीज। तुम्हारे पास मेनली 3 टाइप्स की एक्टिविटी होती है, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारी क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारी मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती है। हेल्प टू ऑपरेट द बिजनेस एक्टिविटी, मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है ना, वो किसी भी बिजनेस का कोर एक्टिविटी होता है। मतलब जो जिस चीज का बिजनेस जो कंपनी कर रही है ना, वो उसका ऑपरेटिंग में आता है। मीन्स अगर कोई कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके लिए जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, कंप्यूटर को बनाना, सेल करना, परचेज करना उसके पार्ट्स को, वो उसका क्या है, कोर बिजनेस है, ठीक है। जिस चीज का वो बिजनेस करता है उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। ये हेल्प करती है रेवेन्यू जनरेट करने में, ठीक है, एक्टिविटी, क्योंकि ये मेन एक्टिविटी है, इसलिए रेवेन्यू जनरेट में हेल्प करती है। हेल्प टू ऑपरेट द बिजनेस एक्टिविटी, और बिजनेस के ऑपरेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होते हैं, जो हमें क्या करती है, मेन रेवेन्यू जनरेट करके देती है। नेक्स्ट हमारे पास है, एंड इसमें भी 2 टर्म्स होते हैं हमारे, सेल एंड पेमेंट। तो सेल हमारी क्या होती है, इनफ्लोज, पेमेंट हमारी आउटफ्लोज होती है। दोनों में, हर चीज में क्या होगा, हमारी इनफ्लो होती है, पेमेंट आउटफ्लो। इनफ्लो और आउटफ्लो में, ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है जहां पे बिजनेस क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब लैंड एंड बिल्डिंग्स में कर रहे हैं, किसी मशीनरी में क्या कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब है, जब क्या करते हैं, जो बिजनेस ओनर है वो अपने फर्म को लॉन्ग टर्म के लिए चलाना होता है, जिससे उसे क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए उसको करना, इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है, अपने बिजनेस को जनरेट करने के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म जनरेट करने के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। कहीं पे लैंड एंड बिल्डिंग में मशीनरी परचेज कर देगा, ठीक है, एडवांस लोन्स लेता है वो, ठीक है, लोन वगैरह, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह। तो ये सारी चीजें किस में आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और इसमें भी क्या होता है, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज होते हैं, इन डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थर्ड हमारे पास है फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग में भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास फाइनेंसिंग के 2 सोर्सेस होते हैं, दैट इज ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ओनर्स फंड होते हैं जो बिजनेस का खुद के हैं, जिससे वो क्या कर रहा है, शेयर क्या करता है, इशू कर सकता है, ठीक है, लोन रेज कर रहा है, ठीक है, डिवेंचर इशूज कर रहा है। तो ये सारे उसके क्या, ओनर्स खुद के फंड है। बोरोड फंड मतलब वो किसी से बोरो कर रहा है, ठीक है, अदर इंस्टीट्यूट से, अदर फर्म से करे बोरो कर रहा है, जैसे लोन्स, ठीक है, लोन्स वगैरह वो क्या कर रहा है, दूसरे फर्म से, ये किसी से क्या कर रहा है, लोन्स ले रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है हमारी, ये भी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज में होती है, ठीक है। जो चीजें बिजनेस के अंदर आ रही, अगर वो शेयर इश्यू कर रहा है तो उससे कैश रिसीव हो रहा है, तो वो हमारा इनफ्लो है, ठीक है। वो डिवेंचर का रिपेमेंट कर रहा है, ठीक है, शेयर में डिविडेंड पेड कर रहा है, तो वो उसका क्या है, आउटफ्लो, क्योंकि बिजनेस से क्या कर रहा है, बिजनेस से जो हो रहा है कैश क्या हो जा रहा है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि फॉर अ रियल एस्टेट इंटरप्राइजेस परचेज एंड सेल्स ऑफ लैंड एंड रैंड रिसीव्स हैव बी क्लासिफाइड एज। अब देखो, जो रियल एस्टेट इंटरप्राइजेस हैं, मतलब जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनके लिए क्या है, परचेज ऑफ सेल्स एंड सेल्स ऑफ लैंड, ठीक है, ये उनका क्या है, रेंट टू सेव, ये उनका क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्यों, क्योंकि उनका काम ही है, जिस मैंने अभी बताया, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और क्या होती है, जिसमें क्या होता है, जो काम क्या होता है, बिजनेस कर रहा है, जिस चीज के लिए बिजनेस क्या है, बना है, जिस चीज के लिए बिजनेस बना होता है, वही हमारी क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर आती है, ठीक है। तो रियल एस्टेट का ये काम क्या, परचेज एंड सेल का लैंड करना, ये उसका मेन काम है। तो ये उसके आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिकॉज इट इज द मेन रेवेन्यू फ्रॉम प्रोड्यूसिंग
एक्टिविटी, क्योंकि मेन जो भी वो मेन रेवेन्यू क्या करे जनरेट कर रहा है बिजनेस से, वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर वो अदर चीज से जनरेट करता है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर नहीं आता। जैसे फॉर अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है कंप्यूटर का, तो उसके लिए मैन्युफैक्चर, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करना कंप्यूटर के लिए, उसके क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो आई होप आपको इस सीख में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में डिफरेंस समझ आएगा एंड थोड़ा बहुत आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पता चल गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं हम, इसका मतलब क्या है और उसके अंदर क्या क्या आता है। लेकिन इन डिटेल्स हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो मेन एडजस्टमेंट होती है, कैसे हम क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमारी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट पहले पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, देन हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है, इन्वेस्टिंग में कौन सी आती है, फाइनेंसिंग में कौन कौन से आते हैं। और मैं कहना चाहूंगी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं, मोस्टली जो उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईडीओ कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉमर्स में, तो आप लोग या हम लोग सिर्फ क्या करते हैं एमसीक्यूज देख रहे हैं। लेकिन जब कभी भी अगर हम एमसीक्यू सॉल्व करना है तो उससे पहले हमें टॉपिक के बारे में क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। कि क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस में कम बनते हैं, प्रैक्टिकल बेस में बनते हैं, लेकिन जब आपको थियोरेटिकल पता होगा तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने को नहीं आता है। तो अगर आपकी थियोरेटिकल नॉलेज अच्छी नहीं है तो आप नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे थियोरेटिकल नॉलेज में ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रही थी जो क्या करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं, जैसे इतने लेंथी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए इसमें कि हाँ माइनस होता है, तो आपके पास इतने सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आपके पास हमेशा ट्रिकी क्वेश्चंस एंड स्मार्ट पॉइंट, जो क्लिक मतलब जो जिस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी आती है, कैश फ्लो में कौन सी एक्टिविटी नहीं आती है, क्या दिखाता है, क्या बेसिस होता है, ऑपरेटिंग में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में तो कौन सी चीजें कहाँ पे माइनस होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इससे ज्यादा मतलब इलस्ट्रेशन सॉल्व करने की मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज्यादा नीड होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों को। बस अब अगर आप एक या दो क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं और आपको थियोरेटिकल पूरी नॉलेज है तो आप इजिली इन चैप्टर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो आज पसंद आएगी। कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एडजस्टमेंट देखेंगे जो हमें पता होना चाहिए कि इसके 5 या 6 एडजस्टमेंट हैं कि कौन से एडजस्टमेंट हम कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, एमबीबीटी हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैश फ्लो में प्रोविजन फॉर टैक्स हम कहाँ पे लेस करते हैं, इनकम टैक्स कहाँ पे करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। So please subscribe to my channel. So thank you for watching.